हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम जीएसटी एक नई वीडियो के साथ हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? एक कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेलर बायर को इशू करता है, जिसके अंदर ट्रेडिंग पार्टीज़ की सारी जानकारी होती है कि हमने कितनी क्वांटिटी सेल की है, किस प्राइस पे सेल की है, कोई डिस्काउंट दिया है तो क्या डिस्काउंट दिया है, डिलीवरी और पेमेंट टर्म्स इसके अंदर मेंशन होते। तो सरल भाषा में समझा जाए तो एक ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सप्लाई से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। अब बात करें व्हाट इज़ टैक्स इनवॉइस। अब जब टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं, जब हम उस पर जीएसटी चार्ज कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा टैक्स इनवॉइस बन जाता है। और कोई भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होता है वो तभी आईटीसी क्लेम कर सकता है जब उसके पास टैक्स इनवॉइस होगा। तो यहीं से इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है और ये सेक्शन 31 ऑफ जीएसटी एक्ट के तहत पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। What is the importance of tax invoice under GST regime? सबसे पहले तो अगर हम GST की बात करें तो बिना टैक्स इनवॉइस के हम आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते। तो सबसे जो इसकी महत्व इसका समझा जाए तो आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके पास टैक्स इनवॉइस होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए धीरे धीरे करके पॉइंट वाइज पॉइंट हम इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। पहला है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for the effective operation of GST system, and it is evidence for support a registered person's claim for GST deduction incurred on his or her standard rated purchases। यानी एक एविडेंस का काम करता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है हमने कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की है और हम उस पर कितना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, trigger the time of supply as the invoice date will be determining when GST is to be accounted for by a registered person on supply of goods and services। तो सबसे पहले जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी चार्ज कब होता है? टाइम ऑफ सप्लाई पर चार्ज करता है। और जो इन्वॉइस होता है यानी हमारा जो टैक्स इन्वॉइस होता है ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है टाइम ऑफ सप्लाई का। यानी समझा जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या होगी? वो डेट होगी जब हम इन्वॉइस इशू करते हैं या हम पेमेंट रिसीव करते हैं, जो भी पहले होगा। आई रिपीट, the time of supply of goods or services is the date of issuance of an invoice or receipt of payment whichever is earlier। तो ये हमें इस डेट से पता चल जाता है कि कब हमको इन्वॉइस से पता चल जाता है कि कब हमारे ये जो टाइम ऑफ सप्लाई हो मानी जाएगी। इसके बाद डिटरमाइनिंग विच सप्लाईज मेड बाय हिम और हर शुड बी इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर टैक्सेबल पीरियड। वो भी कौन कौन से हमारी सप्लाईज हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मानी जाएंगी, वो भी हमें टैक्स इनवॉइस से ही पता चलता है। डिटरमाइनिंग व्हेन ही मे क्लेम हिज इनपुट टैक्स, यानी आईटीसी क्लेम करने के लिए टैक्स इनवॉइस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इट इज़ कंपल्सरी टू मेंशन GS10 of the supplier in tax invoice along with the serial number which is unique for that financial year। यानी जो सप्लायर का GS10 है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। A registered person cannot avail ITC unless he has tax invoice और डेबिट नोट। यानी अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम करना चाहता है तो उसके पास टैक्स इनवॉइस होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप्स अप कि जानकारी क्या होती है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड इन जीएसटी इनवॉइस। तो आइए समझते हैं। इसको हमने 16 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला है नाम, यानी जो सप्लायर है उसका नाम, उसका पता और GS10 उसका बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है टैक्स इनवॉइस नंबर, ये बताना बहुत ज़रूरी है टैक्स इनवॉइस के अंदर। तीसरा है डेट ऑफ इशू, यानी जो भी टैक्स इनवॉइस होगा दैट शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो देनी ज़रूरी होती है कि अगर हमारा जो बायर है वो रजिस्टर्ड है तो बायर का नाम, उसका पता और उसका GS10 बताना ज़रूरी है। अगला जो हमको जानकारी देनी है कि अगर हमारा जो रिसिपिएंट है ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड नहीं है और जो हमारी वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा है गुड्स की, तो इनवॉइस के अंदर क्या क्या जानकारी देनी महत्वपूर्ण है? वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी एंड स्टेट नेम एंड स्टेट कोड। इसके बाद जो अगली जानकारी हमको देनी है वो है HSN
कोड। अब HSN कोड क्या होता है? ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है जहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं गुड्स की। अगर समझा जाए तो अगर 1.5 करोड़ से कम की वैल्यू है तो वहाँ पर हमको कोई HSN कोड नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर हमारी 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक की वैल्यू है गुड्स की तो 2 डिजिट का हमारा HSN नंबर होगा। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की है हमारी गुड्स की वैल्यू है तो 4 डिजिट का हमारा HSN नंबर होगा। बेसिकली ग्रेडिंग करता है, क्लासिफिकेशन करता है 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को, तो उसके आधार पर ही हम GST का रेट डिटर्मिन करते हैं, तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगला है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमने दिए हैं वो सारे इनवॉइस के अंदर उसकी जानकारी देना ज़रूरी है। कितनी क्वांटिटी है, यानी नंबर है, मीटर है, केजी है, ये सब बताना ज़रूरी है। इसके साथ साथ टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये देना ज़रूरी है। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी जो हमारा टैक्स इनवॉइस होगा उसके अंदर वो सारी जानकारी होगी जिसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी चाहे गुड्स हैं चाहे सर्विसेज हैं चाहे दोनों हैं, वो सारी जानकारी उसके अंदर देनी। अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो सारी जानकारी देनी भी बहुत ज़रूरी है। अगला है एप्लीकेबल रेट ऑफ GST। कौन सा रेट लगेगा? CGST लगेगा, SGST लगेगा, IGST लगेगा, UTGST लगेगा, ये सब क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ टैक्स। जो हमारा टैक्स इनवॉइस होगा उसके अंदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, यानी कि सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनिटरी टैक्स, ये सारी जानकारी देनी ज़रूरी होती है। अगला है प्लेस ऑफ सप्लाई। जो टैक्स इनवॉइस होगा उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ साथ नेम ऑफ द स्टेट इन केस द सप्लाई इज़ ऑफ इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वहाँ पर हमको क्या जानकारी देनी ज़रूरी है? हमको टैक्स इनवॉइस के अंदर नेम ऑफ द स्टेट भी देना इम्पॉर्टेंट है। अगला है डिलीवरी एड्रेस इफ़ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सप्लाई। हम किसी और जगह पर डिलीवरी करें वो उसका जानकारी, उसका एड्रेस देना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज वेदर GST इज़ पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो बताना ज़रूरी है। एंड के अंदर सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर या डिजिटल सिग्नेचर वो देना ज़रूरी है। इसके बाद है HSN कोड। मैंने आपको बता दिया HSN कोड क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो कि बेसिकली गुड्स को क्लासीफाई करता है और उसके आधार पर ही हम GST रेट डिटर्मिन करते हैं। मैंने बता दिया ना क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि 1.5 करोड़ से कम है तो नहीं HSN कोड की ज़रूरत है, अगर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो 2 डिजिट HSN कोड की आवश्यकता है, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर है देन वी मस्ट यूज 4 डिजिट HSN कोड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मैनर्स ऑफ इशूइंग इनवॉइस, यानी किस तरह से हम जो इनवॉइस है उसको इशू कर सकते हैं। तो इसको हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर इनवॉइस बनाना है गुड्स के लिए तो उसके लिए ट्रिप्लिकेट यानी 3 कॉपीज़ होंगी। पहली कॉपी होगी ओरिजिनल कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी होगी उसके ऊपर मार्क किया जाएगा ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट। दूसरी कॉपी होगी वो होगी डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर मार्क किया जाएगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। तीसरी कॉपी होगी वो होगी ट्रिप्लिकेट कॉपी, यानी तीसरी कॉपी किसके लिए होगी? दैट इज़ फॉर सप्लायर। यानी गुड्स के अंदर हम 3 कॉपीज़ बनाएंगे, ओरिजिनल जो कि रेसिपिएंट के पास रहेगी, डुप्लीकेट जो ट्रांसपोर्टर के पास रहेगी, और ट्रिप्लिकेट यानी जो सप्लायर के पास रहेगी। अगर हम सर्विसेज की बात करें यानी इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो 2 कॉपीज़ बनेंगी। एक होगी ओरिजिनल कॉपी, उसके ऊपर मार्क किया जाएगा ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, और दूसरी होगी डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बीन मार्क्ड एज डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड्स के केस में 3, सर्विसेज केस में 2। एंड द सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइसेस इशूड शेल during the tax period shall be furnished electronically through common portal in form GSTR1। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस टू डील डिफरेंट सिचुएशंस इन GST लॉ। अब समझते हैं जब हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तो हमको एक टाइम फ्रेम के अंदर इनवॉइस इशू करना पड़ता है जिसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन होती है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स चार्ज देयरऑन। तो ये कब इशू करना है, कौन सी डेट को इनवॉइस इशू करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको सेक्शन गवर्न करते हैं सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। तो आइए पढ़ते हैं। इसको हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
सर्विसेज को सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 गवर्न करता है। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, दूसरा है रिलैक्सेशन इन सम केसेस। रिलैक्सेशन इन सम केसेस पहले बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कैटेगरी की ऑफ गुड्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर एक टाइम लिमिट पहले से बता रखी है, उसी टाइम के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू करना ज़रूरी होता है। यानी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के आधार पर हम इनवॉइस इशू करेंगे कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए। अब हम पहले बात करेंगे टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, जिसको सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 गवर्न करता है। अब जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने कोई टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई की है, तो वो कब इनवॉइस इशू करेगा, उसके अंदर एक टाइम लिमिट्स होती हैं। पहला बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। अब ये रिमूवल ऑफ गुड्स समझने के लिए रिमूवल का मतलब क्या है यहाँ पर, रिमूवल इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स डिस्पैच ऑफ गुड्स फॉर द डिलीवरी बाय द सप्लायर और कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द रिसिपेंट। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जब आपके यहाँ से गुड्स डिस्पैच हो गए, यानी आपके यहाँ से गुड्स चले गए, आपका वो जो स्थान है वो छोड़ गए, तब आप इनवॉइस इशू करोगे। दूसरा है बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अभी डिलीवरी ऑफ गुड्स को समझते हैं, आप इसको एग्जांपल से समझिए। सपोज़ आप मॉल गए, मॉल में आपने मोबाइल ख़रीदा, तो जिस वक्त आपने मोबाइल ख़रीदा उसी वक्त आपको सप्लायर ने इनवॉइस इशू करके दे दिया, यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स के समय एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको इनवॉइस इशू कर दिया जाता है। दूसरा है और मेकिंग अवेलेबल। अब यानी यहाँ पर आपके पास अभी गुड्स तैयार कंडीशन में नहीं है, आपको वो गुड्स की डिलीवरी कुछ दिनों के बाद होगी, तो इनवॉइस कब इशू होगा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मेरा शोरूम है लैपटॉप का, मेरे साथ लैपटॉप ख़रीदने आए हैं और उस वक्त वो लैपटॉप मेरे पास तैयार नहीं है। आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, और मैं आपको कहती हूँ कि आप 5 दिन के बाद यानी 5 तारीख को मेरे से लैपटॉप ले चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि जो इनवॉइस पर डेट होगी वो 1 तारीख होगी कि 5 तारीख होगी। ऑफकोर्स जब मेरे यहाँ से जो लैपटॉप गया है वो 5 तारीख को गया है, तो यहाँ पर जो इनवॉइस के अंदर डेट आएगी वो आएगी 5 जनवरी। तो आई होप आपको उसका मतलब समझ में आया होगा। जब हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं तो उस समय हमें जो इनवॉइस पे डेट मेंशन करनी है वो या तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स मेंशन करनी है। रिमूवल का मतलब मैंने बता दिया, जब हमारे यहाँ से गुड्स चले गए, यानी वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, हमारे जो गुड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, और जब वो रिमूव हो गए, हमारे स्थान से चले गए, तो उस डेट को हम इनवॉइस पर वो डेट मेंशन कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। दूसरा बोला बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब है कि हमने गुड्स आपको डिलीवर कर दिया। अभी 2 तरह से हो सकते हैं, एक तो आपको इंस्टेंट डिलीवरी मिल रही है, आप दुकान पे गए, आपने मोबाइल ख़रीदा, अब जैसे आपने मोबाइल ख़रीदा वैसे ही इनवॉइस पर वो डेट डाल दी गई। और दूसरा है कि मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ। मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपेंट का मतलब है कि अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ समय लग सकता है, तो जिस तारीख को वो गुड्स आपको डिलीवर होंगे उस तारीख को इनवॉइस सप्लायर द्वारा इशू कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। इसको सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 में एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन है, वो टैक्सेबल सर्विसेज के सप्लाई कर रहा है, तो कौन से तारीख को, कौन सी डेट को वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर हम कोई नॉर्मल सर्विसेज की सप्लाई करें तो विद इन 30 डेज़ यानी 30 दिन के अंदर अंदर हम टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, NBFCs है, तो 45 डेज़ के अंदर अंदर टैक्स इनवॉइस इशू करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरर है, या कोई और NBFCs है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, और वो डिस्टेंट सप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंट सप्लाई डिस्टेंट पर्सनस के बीच में सप्लाई हो रही है। डिस्टेंट पर्सन का मतलब क्या है कि सेम ब्रांच के बीच में, सपोज एक बैंक है उसके 4 ब्रांचेस हैं, तो वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोई सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस इशू करने की डेट होगी वो कैसे ध्यान रखनी है, या तो बिफोर और एट द टाइम रिकॉर्डिंग द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर।
दोबारा समझते हैं। सर्विसेज के केस में दो चीज़ें ध्यान रखनी। नॉर्मल सर्विसेज है तो 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना है। कोई बैंक है, कोई एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है तो 45 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना है। अगर कोई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसीज डिस्टेंट पर्सन के बीच में सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रही है, लाइक एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के बीच में कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रही है, तो डेट क्या ध्यान रखनी है? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द सेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर। अब समझते हैं रिवाइज इनवॉइस। रिवाइज जो इनवॉइस है इसको सेक्शन 31 सब सेक्शन 3A में डिफाइन किया गया है। अब इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और जब वो बिज़नेस कर रहा है तब तक वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर नहीं आता है तो वो अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करता। सपोज़ एक व्यक्ति है 1 जनवरी 2020 को बिज़नेस स्टार्ट करता है और 4 महीने बाद उसको पता चलता है कि उसकी जो टर्नओवर एक्सीड कर रही है, यानी उसको अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो जैसे उसको पता चलता है वो क्या करता है, एप्लीकेशन दे देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जिस दिन वो अप्लाई करता है और जब सर्टिफिकेट उसको रिसीव होता है रजिस्ट्रेशन को, उसके बीच में टाइम गैप होता है। तो उसके बीच में जो टाइम गैप है उसमें तब भी तो ट्रांजेक्शन्स की होंगी ना, तब भी तो उसने सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की होंगी। तब उस दौरान जो उसने ट्रांजेक्शन्स की हैं तो कस्टमर्स को आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी जो कस्टमर्स हैं ड्यूरिंग द पीरियड जब उसने अप्लाई कर रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए और अभी तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, वो आईटीसी क्लेम कर ले, यानी जो कस्टमर्स हैं उनको बेनिफिट मिल जाए इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो हम क्या करते हैं, हम रिवाइज इनवॉइस इशू कर देते हैं। इसको दोबारा समझाती हूँ। अगर कोई व्यक्ति है उसने अप्लाई कर रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अप्लाई करते हैं एकदम तो मिल नहीं जाता है सर्टिफिकेट, और जब उसने अप्लाई किया है और जिस तारीख को उसको सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है उस टाइम गैप के बीच में, यानी उस समय के बीच में जो वो बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो जो कस्टमर्स हैं वो उस दौरान जो ट्रांजेक्शन्स की हैं आईटीसी क्लेम करें। इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उनको रिवाइज इनवॉइस इशू कर देगा ताकि कस्टमर्स को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट है टैक्स इनवॉइस फॉर स्मॉल वैल्यू, यानी जो हमारा सेक्शन 31 सब सेक्शन 3B वो कहता है कि अगर हमारी गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो 200 रुपये से कम है तो वहाँ पर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है बिल ऑफ सप्लाई सेक्शन 31 सब सेक्शन 3C। अब ये समझते हैं क्या है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। अब ये एग्जम्प्टेड क्या होते हैं, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता नहीं है। तो अगर कोई ऐसे वो एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे इनवॉइस ना इशू करके वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देगा। अब ये बिल ऑफ सप्लाई के अंदर सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर, किस तारीख को उसने इशू किया है, जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है उसकी जानकारी, उसका जीएसटी नंबर, उसका नाम, उसका पता, कोड्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कौन से गुड्स दिए हैं, कितनी क्वांटिटी के दिए हैं, कितनी वैल्यू के दिए हैं, और सिग्नेचर, ये सारी जानकारी देनी आवश्यक होती है। अगला है नो बिल ऑफ सप्लाई इशूड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले वो बताया कि 200 रुपये से कम की कोई वैल्यू है गुड्स या सर्विसेज की तो उसके लिए इनवॉइस इशू ना करके हम क्या इशू कर देंगे, हम वहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। अब इसमें बात की है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस की। अब ये जो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस होता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस साल के आखिर में इशू कर देगा। किन सप्लाईज के रिगार्डिंग, जहाँ पे जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो रिसिपिएंट है उसको इनवॉइस चाहिए ही नहीं। अगला है रिसीट वाउचर एंड रिफंड वाउचर सेक्शन 31 सब सेक्शन 3D। अब इसको समझते हैं। देखिए जो रिसीट वाउचर, इसको समझने के लिए आप नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि सपोज़ हमको कोई गुड्स ख़रीदने हैं
तो हम क्या करते हैं, कुछ एडवांस पेमेंट कर देते हैं। तो अब जो हमने एडवांस पेमेंट किए उसके बदले हमें कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए, कोई एविडेंस तो चाहिए। तो वही चीज़ है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जब कोई वो एडवांस पेमेंट रिसीव कर लेता है, अभी पूरा उसने गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं किया है, उसने उसके बदले कुछ एडवांस पेमेंट रिसीव की है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके एविडेंस के लिए वो क्या करेगा, एक रिसीट वाउचर इशू कर देगा। इसको कौन सी डेट को इशू करेगा, जब उसको वो एडवांस मिल गया है। और ये क्यों इशू किया जाता है, क्योंकि इट सर्व एज अ एविडेंस ऑफ रिसीट ऑफ सच एडवांस। इसको कौन से सेक्शन में बताया गया है, इसको सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 डी पार्ट में बताया गया है। अब अगला है रिफंड वाउचर। अभी रिफंड वाउचर क्या होता है, इसको कौन से सेक्शन में बताया गया है, इसको सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 ई पार्ट में बताया गया है। अब पहले वाले केस में क्या था, पहला वाला याद है ना आपको केस, पहले वाले केस के अंदर जो रिसीट वाउचर था वो क्यों इशू किया गया था, क्योंकि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने कुछ एडवांस पेमेंट ले लिया, इसके बदले उसने क्या दिया, एक डॉक्यूमेंट दे दिया जिसको बोलते हैं रिसीट वाउचर। लेकिन इस केस में एक जो व्यक्ति है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने एडवांस पेमेंट तो ले लिया, लेकिन उसके बदले ना तो उसने रिसीट वाउचर इशू किया और ना ही उसने सप्लाई की फ्यूचर के अंदर। तो इस सिनेरियो में जहाँ पे ना तो उसने रिसीट वाउचर इशू किया है, ना ही उसने सप्लाई किया है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो रिफंड वाउचर इशू करेगा सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 ई पार्ट के तहत। और जो रिफंड वाउचर जब बनाया जाएगा, इट शुड बी फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द एडवांस इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ GST। नेक्स्ट है सेल्फ इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर फॉर टैक्स अंडर RCM। RCM का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि जब जो हमारा सप्लायर होता है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है और जो रेसिपिएंट होता है वो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो GST कौन पे करेगा, तो वहाँ पर रेसिपिएंट GST पे करता है। तो उस केस में जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्स पे करता है अंडर RCM, तो वो क्या करेगा, वो एक पेमेंट वाउचर इशू कर देगा, किसको, सप्लायर को, जब वो पेमेंट करता है। अगला है कॉन्टिन्यूस सप्लाई। कॉन्टिन्यूस सप्लाई सेक्शन 2 सब सेक्शन 32 के अंदर डिफाइन की गई हैं। कॉन्टिन्यूस सप्लाई को भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, गुड्स की और सर्विसेज की। तो अगर हम गुड्स की कॉन्टिन्यूस सप्लाई की बात करें, तो जैसे जैसे हम सक्सेसिव पेमेंट्स करते रहेंगे, वैसे वैसे हम इनवॉइस उस तारीख को या उससे पहले इशू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, जिसको सेक्शन 31 सब सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। तो अगर हमारी जो सर्विसेज हैं 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है जब हम उसको असर्टेन कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल का पोस्ट पेड कनेक्शन ले रखा है, तो आपको ड्यू डेट दे रखी होती है ना, आप पता चला था कि इस तारीख से पहले पहले आपको बिल की पेमेंट करनी है। तो यानी जहाँ पर जो हमारी कंट्रैक्ट है उसके अंदर जो पेमेंट है वो असर्टेनेबल है, यानी आइडेंटिफाई करना आसान है, तो जो इनवॉइस की डेट होगी दैट विल बी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। समझ आ गया जी। दूसरा होता है जहाँ पर पेमेंट है वो अनसर्टेनेबल है, यानी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर जो इनवॉइस बनाने की जो तारीख होगी दैट विल बी बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ द सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। जैसे जैसे वो पेमेंट रिसीव करेगा तो उस तारीख को या उससे पहले हम इनवॉइस इशू कर देंगे। तीसरा है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। इसको सेक्शन 31 सब सेक्शन 5 सी में डिफाइन किया गया है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इवेंट का मतलब है जैसे कि सपोज़ हमको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर जैसे जैसे हमारा कंप्लीशन होता जाएगा इवेंट का, यानी हमारी पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, तो जब हमारी पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हमें जब पेमेंट रिसीव होगी उस तारीख को हम इनवॉइस इशू कर देंगे। अगला है सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस बिफोर कंप्लीशन, यानी कि जो सर्विसेज हैं वो रोक दी गई हैं पूरी होने से पहले। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको 3 फ्लोर्स बनाने थे, आपने भी 2 ही फ्लोर्स बनाए हैं, तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अंदर आ गया, तो आपने भी 2 ही फ्लोर्स बनाए हैं, तीसरा फ्लोर नहीं बनाया है। तो जब 2 फ्लोर बनकर तैयार हो गए, यानी 2 फ्लोर के एंड पर आपकी जो इनवॉइस है वो इशू कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।